भला कोई अपनी उस बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी यह बीवी शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करती थी। यह सच है कि अगर मेरे शौहर सुल्तान अहमद मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं देने में एक लम्हे की भी देर न करती। उनका छोटे से छोटा काम भी मैं खुद किया करती थी, हालांकि घर में नौकर नौकरानियां भी थीं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। अक्सर औरतें अपने पतियों की ताबेदारी में खुशी महसूस करती हैं, फिर भी उन्होंने कभी मेरे साथ मुस्कुरा कर बात नहीं की थी। दूसरों के सामने तो वह मेरे साथ नरम पड़ जाते थे, मगर तन्हाई में या बच्चों के सामने बिल्कुल अजनबी से बन जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि वह स्वभाव से ऐसे थे। दूसरों के लिए वह बहुत हंसमुख थे, खासतौर पर बच्चों पर तो जान छिड़कते थे। उनके बीच वह बेतकल्लुफ दोस्त बन जाते थे। उनकी हर फरमाइश मुंह से निकलते ही पूरी किया करते, मगर मेरे लिए उनके पास सिवाय बेगानगी के और कुछ नहीं था। मुझे देखते ही सुल्तान अहमद के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी भरी सख्ती छा जाती। अगर वह बोल रहे होते तो मेरे आते ही खामोश हो जाते। हमारा बेडरूम साझा था, मगर वह वहां देर रात को आते थे। घर में उनका अधिक समय अपने स्टडी रूम में गुजरता था। वह कभी मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं गए। सुल्तान अहमद आला ओहदे पर लगे हुए थे। दफ्तर की तरफ से उन्हें मकान और गाड़ी मिली हुई थी। वह अपनी सारी तनख्वाह अपना खर्च निकालकर मेरे हवाले कर देते थे और फिर पलटकर यह नहीं पूछते थे कि मैंने क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया और क्या बचाया। उनका ये रवैया मैं कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से बर्दाश्त कर रही थी। 1/4 सदी के इस अरसे में उनकी तरफ से चाहत का एक भी फूल मेरे आंचल में नहीं डाला गया था। इस सितम के बावजूद वह मेरे सिर का ताज थे। उनकी सेवा करना, उनके काम करना मेरी जिंदगी का अहमतरीन मकसद था। सुल्तान अहमद भी इतनी बेरुखी के बावजूद अपना हर काम मुझसे ही करवाना पसंद करते थे। सुबह 8 बजे तक वह और बच्चे घर से निकल जाते थे। उनके जाने के बाद मैं नौकरानी से सफाई करवाती, फिर बर्तन और कपड़े धोने वाली आ जाती, मगर मैं सिर्फ अपने और बच्चों के कपड़े धुलवाती। सुल्तान अहमद के कपड़े मैं अपने हाथों से ही धोया करती थी। फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती। बच्चे 1 बजे तक स्कूल कॉलेज से आ जाते थे और सुल्तान अहमद भी दोपहर का खाना घर में ही आकर खाते थे। दफ्तर से आमतौर पर वह शाम 6 बजे तक आ जाते थे। फ्रेश होकर लाउंज में बच्चों के पास बैठ जाते थे। इस दौरान वह उनके मनोविनोद और तालीमी सरगर्मियों के बारे में पूछते, चाय पीते और फिर अपने स्टडी रूम में चले जाते, जहां से वह रात के खाने के वक्त ही निकलते थे। खाने के बाद वह फिर स्टडी रूम में वापस चले जाते और लगभग 11-11:30 बजे बेडरूम में आते थे। सुल्तान अहमद आर्थिक मामलों में माहिर थे। वह ऑडिट और अकाउंट के विषय में खास अधिकार रखते थे। इस विषय पर उनकी लिखी हुई किताबें बहुत मकबूल थीं। अपने स्टडी रूम में वह लिखने पढ़ने का काम करते थे। इन सारी बातों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उनके पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं था। यह मैं बता चुकी हूं कि सुल्तान अहमद स्वभाव से ऐसे नहीं थे। तब मुझे इतनी लंबी और कड़ी सजा देने की वजह क्या हो सकती थी, ये बताने के लिए मुझे अपनी जिंदगी की किताब के उन पन्नों को खोलना पड़ेगा जिनकी बातें आज तक किसी पर जाहिर नहीं की थी। हमारे समाज में जब कोई औलाद लगातार तीसरी लड़की होने के नाते इस दुनिया में आंख खोलती है तो आमतौर पर उसे इस जुर्म की सजा तकरीबन उस सारे अरसे भुगतनी पड़ती है जब तक वह बाप के घर रहती है। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि जब बेटे की जगह मैं इस दुनिया में आई तो सब ने बड़ी मोहब्बत से मेरा स्वागत किया। यह मेरी खूबसूरती का करिश्मा था। दादी अम्मा, जो मेरी पैदाइश से पहले उठते बैठते अम्मी को बेटा पैदा करने की याद दिलाना भूलती नहीं थी, मुझे देखकर खुश हो गईं। उनका कहना था कि हमारी 7 पीढ़ियों में कोई इतनी हसीन बच्ची पैदा नहीं हुई। मेरी पैदाइश के बाद भाइयों का जन्म शुरू हो गया। अब्बू तरक्की पर तरक्की करते गए। खुशहाली के सारे दरवाजे खुल गए। इस तरह मुझे पैदाइशी भाग्यशाली का दर्जा हासिल हो गया। होश संभालते ही मुझे जो पहला एहसास हुआ या फिर मेरे घर वालों ने एहसास दिलाया, वही ये था कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। स्कूल में दाखिले के समय मैंने उस स्कूल में पढ़ने से साफ इनकार कर दिया जहां मेरी दोनों बड़ी बहनें तालीम हासिल कर रही थीं। उसकी बेरौनक इमारत, मामूली फर्नीचर और सादा लिबास लड़कियां मेरी पसंद से कतई मेल नहीं खाती थीं। मैंने अम्मी अब्बू से साफ कह दिया कि मैं उस गंदे सिंधी स्कूल में उन गंदी सिंधी लड़कियों के साथ हरगिज नहीं पढ़ूंगी। ये सुनते ही दोनों बहनों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि क्या हम गंदी सिंधी हैं। अम्मी ने भी मेरी बात का बुरा तो माना, लेकिन दरगुजर कर गईं। उन्होंने दोनों बहनों को भी समझा लिया। तो क्या तुझे किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊं? उन्होंने दबे दबे लहजे में कहा। मैंने कह दिया कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, बस। मैंने ठुनक कर कहा। अब्बू ने मेरी हिमायत की। उन्होंने अम्मी से कहा, ठीक तो कह रही है मेरी बेटी।
वह स्कूल भला इसके लायक है? तो फिर दाखिल करा दे किसी बढ़िया स्कूल में और दे भारी भरकम फीस। अम्मी भन्ना कर बोली। अब्बू ने भाग दौड़ करके मेरा दाखिला शहर के एक आला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। घर से दूर होने की वजह से मुझे गाड़ी लेने और छोड़ने आया करती थी। स्कूल में मैंने चुन चुन कर खूबसूरत और नफासत पसंद लड़कियों को सहेली बनाया। टीचरें भी मुझे पसंद करती थीं, जिसका सबसे बड़ा फायदा मुझे तालीम हासिल करने में हुआ। मैं अपनी क्लास की बेहतरीन स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। मतलब ये कि चाहतों के हिंडोले में झूलती उम्र की मंजिलें तय करती रही। जब मैं 6ठी क्लास में थी तब बड़ी आपा का रिश्ता तय हो गया। उन्हें मैट्रिक के बाद स्कूल से उठा लिया गया क्योंकि हमारी बिरादरी में लड़कियों को इससे ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। हमारे खानदान में बिरादरी से बाहर शादी का भी रिवाज नहीं था। बड़ी आपा की शादी के बाद अम्मी ने फौरन ही छोटी आपा की रुखसती की तैयारी शुरू कर दी। वह बचपन से ही ताया अब्बा के बेटे से जोड़ दी गई थी। मेरे 8वीं पास करते करते दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने घर की हो चुकी थीं। मैट्रिक में आते आते मुझ पर बहार आ गई। मैंने ऐसा रूपर्ग और कद निकाला कि मैट्रिक करते ही दरवाजे पर रिश्तों की लाइन लग गई। अम्मी का इरादा तो यही था कि मैट्रिक के बाद मुझे भी घर से रुखसत कर दिया जाए, लेकिन मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अम्मी से छिपकर अब्बू से कॉलेज में दाखिले की जिद शुरू कर दी। पहले उन्होंने इनकार कर दिया, मगर फिर राजी हो गए। लेकिन ये बात खुलते ही अम्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह मेरे आगे पढ़ने के हक में नहीं थी। अब्बू ने उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लिया। मैट्रिक में मेरी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी, इसलिए बेहतरीन कॉलेज में दाखिले में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उस कॉलेज में ज्यादातर बड़े घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। मुझे उस माहौल में आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी तालाब से निकलकर विशाल समुद्र में आ गई थी। कॉलेज में अगरचे एक से बढ़कर एक हसीन लड़कियां मौजूद थीं, मगर उनकी सुंदरता मेरे हुस्न के आगे फीकी पड़ गई। अलबत्ता उनकी बेबाकियां और बातें मुझे दांतों तले अंगुली दबा लेने पर मजबूर कर देती। फिर मैं धीरे धीरे उनसे घुल मिल गई। लड़कियां जब अपने चाहने वालों की दीवानगी के अंदाज बयान करती तो मैं उनके मुंह देखती रह जाती। ये हकीकत थी कि मेरी खूबसूरती के बावजूद किसी लड़के ने मुझे चाहत का पैगाम नहीं दिया था। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो नाजिया की सालगिरह थी और मैं उस जलसे में खासतौर पर तैयार होकर गई थी। यही वजह थी कि वहां मौजूद हर निगाह कुछ क्षणों के लिए मुझ पर जमकर रह गई। नाजिया करोड़पति बाप की औलाद थी और उस दावत में आई हुई लड़कियां कीमती कपड़ों और बेशकीमती जेवरातों से जगमगा रही थीं। फिर भी एक नौजवान की निगाहें बार बार मुझ पर ही टिक जाती थीं। लंबा कद, बर्जिशी जिस्म, हल्के घुंघराने बाल, सुर्खी मिली रंगत और चमकती आंखें। वह हाथ में कैमरा लिए तस्वीरें खींच रहा था। मैंने महसूस किया कि बार बार कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ रही थी। उसकी निगाहों की गर्मी मैं फासले से भी महसूस कर रही थी। मेरे होठों पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट फैल गई। जल्दी ही परिचय का मौका भी आ गया। वह केक की प्लेट उठाए चला आया। आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं मिस। उसने गहरी नजर से मेरा जायजा लिया। गुल, मैंने कंफ्यूज होकर अधूरा नाम बताया। बहुत खूब, आप बिल्कुल गुल फूल जैसी ही हैं। मुझे राहेल कहते हैं, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसी वक्त नाजिया वहां आ गई। राहेल, तुम इससे मिले, मेरी बेस्ट फ्रेंड गुलनार है। मिल ही तो रहा हूं, वह बोला और मैंने अपने चेहरे पर रंग बिखरता हुआ महसूस किया। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम बेतकल्लुफी की सीमा में दाखिल हो गए। जाते समय उसने चुपके से कागज की एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी, जो मैंने हथेली में दबा ली। घर पहुंचते ही धड़कते दिल के साथ वह चिट देखी। उस पर एक फोन नंबर लिखा था। उस रात नींद मेरी आंखों से गायब हो गई थी। नतीजे में सुबह कॉलेज न जा सकी। सारा दिन व्याकुल सी रही। रात हुई तो सबके सोने के बाद टेलीफोन उठाकर अपने कमरे में ले आए। कांपती अंगुलियों से चिट पर लिखा हुआ नंबर डायल किया। पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। मुझे यकीन था कि आप फोन जरूर करेगी। दूसरी तरफ से आवाज आए। मेरे स्वाभिमान को धक्का सा लगा और मैंने बात किए बिना फोन काट दिया। मगर अगली रात को फिर फोन करने से खुद को रोक न सकी। हालांकि कोई अंदर से मुझे खबरदार कर रहा था कि गुल, ये खेल मत शुरू कर। मैंने गोलमोल शब्दों में उसे अपने दिल की हालत कह सुनाई और उसने अपनी बेताबियों का खुलकर इजहार किया। ये कच्ची उम्र की जुनूनी मोहब्बत थी जो नफा नुकसान के ख्याल से बेपरवाह होती है। इसलिए जब उसने मुझे कहीं बाहर मिलने को कहा तो मैं सोचे समझे बिना तैयार हो गई। उसने तजवीज पेश की कि मैं कॉलेज से किसी बहाने छुट्टी लेकर बाहर आ जाऊं। फिर हम दोनों किसी रेस्तरां में चले गए।
मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं एक अजनबी की मोहब्बत के नशे में डूबकर माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा रही हूँ। बस मुझे एक ही एहसास था कि शहजादों जैसी खूबसूरती रखने वाला शख्स मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। साथ जीने मरने की कसमों ने मुझे उसके जादू में जकड़ लिया था। पहली मुलाकात में, जो एक रेस्तरां के फैमिली केबिन में हुई, उसने वादा किया कि अपनी तालीम पूरी होते ही वह अपने वालिदैन को हमारे घर भेजेगा। उसके बाद मैं हर तीसरे चौथे रोज उससे इसी तरह बाहर मिलती रही। अगरचे मैं बड़ी कामयाबी से इस सारे सिलसिले को घर वालों की नजरों से छिपाए हुए थी, मगर कुदरत ने माताओं को एक खूबी दे रखी है जो उन्हें अपनी बेटियों की बदलती अवस्था से आगाह रखती है। शायद मेरी खुशी, गालों के दमकते हुए गुलाबों और आंखों में उतरे सपनों ने उन्हें सचेत कर दिया। वह अक्सर टिटोलती निगाहों से मुझे देखती। उनके शक की वजह से मैं राहेल से मिलने जुलने में सावधानी बरतने लगी। मगर उस समय धमाका हो गया जब मेरा फर्स्ट ईयर का नतीजा आया और मैं 4 पर्चों में फेल हो गई। अब्बू को भी पहली बार मुझ पर सख्त गुस्सा आया। वह आशा कर रहे थे कि मैं इस साल इंटर में कोई अच्छी पोजीशन हासिल करूंगी, क्योंकि न केवल मैंने कॉलेज से छुट्टी ली थी, बल्कि घर में भी हर समय अपने कमरे में स्टडी में मगन रहती थी। हकीकत ये थी कि मैं कॉलेज कम ही जाती थी। मेरा सारा समय राहेल के साथ घूमने फिरने में गुजरता था। कमरे में घुसे रहने का कारण ये था कि वहां मैं सबसे छिपकर अपने महबूब के तसव्वुर में गुम रह सकती थी। उस समय मेरा नशा हिरन हो गया जब अब्बू ने मुझसे पर्चों में फेल होने की वजह पूछी थी। उनकी चिंता उचित थी। जब मैं इतनी जहीन और पढ़ाकू थी तो मेरे 4 पर्चों में फेल हो जाने की क्या वजह थी। मैंने बहाने तराशकर अब्बू को किसी हद तक नॉर्मल किया। वादा किया कि अगले सालाना इम्तिहान में पोजीशन लेकर दिखाऊंगी, मगर अम्मी किसी तौर पर रजामंद नहीं हुई। उन्होंने फैसला सुना दिया कि मेरी पढ़ाई खत्म, कॉलेज जाना बंद। अब्बू ने अम्मी के फैसले के आगे हथियार डाल दिए। तालीम की तो मुझे भी कोई खास परवाह नहीं थी, मगर कॉलेज जाना बंद होने की हालत में मेरे लिए राहेल से मुलाकात का रास्ता बंद हो जाता। टेलीफोन भी मेरी पहुंच से बाहर हो गया था। रात को सोने से पहले अम्मी टेलीफोन सेट अपने कमरे में ले जाती थीं। दिन में भी मुझे मौका नहीं मिलता था। मैं अपना हर तरीका इस्तेमाल करके थक गई, अम्मी टस से मज नहीं हुई। तब मैंने अपना सबसे ज्यादा परखा हुआ नुस्खा आजमाया और भूख हड़ताल कर दी। जब मैंने लगातार 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो अम्मी घबरा गईं। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दूं, मगर मेरी एक ही रट थी कि जब तक मुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। तीसरे दिन अम्मी ने मुझे बेदिली से इजाजत तो दे दी, मगर धमकी भी दी कि अगर उन्होंने मेरे बारे में ऐसी वैसी कोई बात सुनी तो वह मेरा गला घोंट देंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाएंगी। मैंने उनकी धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो राहेल से मिलने के तसव्वुर में जैसे पागल हुई जा रही थी। क्लासें शुरू होते ही मेरी और राहेल की मुलाकातें फिर शुरू हो गईं। इतने अरसे बाद उसे देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठी थी। अब मैं बेधड़क उसके साथ शहर की तफरीहगाहों में चली जाती थी। खास तौर पर समुद्र तट हम दोनों की पसंदीदा जगह थी। उसके संग समुद्र की नर्म रेत पर चलते हुए ऐसा लगता जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। उस दिन भी हमारा क्लफटन कराची का मुंबई के जुहू जैसा स्थान का प्रोग्राम था। मैं घर कह कर आई थी कि कॉलेज के बाद अपनी सहेली के यहाँ जाऊंगी, वहां से शाम तक घर वापस आऊंगी। राहेल कॉलेज से बाहर एक जगह पर अपनी गाड़ी लिए मेरे इंतजार में खड़ा था। वहां से हम दोनों क्लफटन पहुंच गए। छुट्टी का दिन न होने की वजह से वहां रश नहीं था। राहेल कुछ ज्यादा ही खुशगवार मूड में था। वह रहल कर जिस अंदाज में तारीफ कर रहा था, उसने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया था। हम समुद्र के किनारे टहलते रहे। उसकी शरारतों में बेबाकी पाई जाती थी, मगर मैंने बुरा नहीं माना। यूं ही हंसते खेलते वक्त गुजर गया और होश उस समय आया जब सूरज डूबने के करीब था। खारे पानी और साहिल की रेत ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था और मैं इस हुलिये में घर जाकर अम्मी के क्रोध को दावत नहीं देना चाहती थी। मगर मसला ये था कि मैं अपना हुलिया कहाँ ठीक करती। इस परेशानी का इजहार मैंने राहेल से किया तो वह कहकहा लगाकर बोला, बस इतनी सी बात। तुम्हें परेशान देखकर तो मेरी जान निकल जाती है। यहीं करीब ही मेरे एक दोस्त का कॉटेज है। इत्तेफाक से उसकी चाबी मेरे पास है। वहां साफ पानी होगा। तुम आराम से मुंह हाथ धो लेना। वैसे भी देर हो गई है। तुम्हें अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। तुम याद कहाँ रहने देते हो? मैंने नाराजगी से कहा। कॉटेज छोटा सा था और बिल्कुल खाली था। चौकीदार भी नहीं था, जबकि सुनसान साहिल पर चौकीदार रखना लाजिमी था। इस कमरे से अटैच्ड बात है। राहेल ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। वह शानदार बेडरूम था। मैं बाथरूम में चली गई।
साफ पानी से जल्दी जल्दी मुंह हाथ साफ किए, कंघी से सिर में फंसी रेत साफ की और एक हद तक कपड़े भी साफ किए। फिर मैंने आईने में अपना जायजा लिया और बाहर जाने के लिए बाथरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने जोर लगाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अंदर जाते समय वह आसानी से घूम गया था। पहली बार मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मेरे दिल ने तसल्ली दी कि यह कोई फॉल्ट है। मैंने दरवाजा पीट कर राहेल को आवाज दी, मैं यही हूँ, शोर मत मचाओ। उसकी आवाज करीब से उभरी, राहेल, ये दरवाजा बंद हो गया है, खुल नहीं रहा। मैंने रुआसी होकर कहा, बंद नहीं हुआ, बल्कि मैंने लॉक कर दिया है। वही इत्मीनान से बोला तो मेरी जान निकल गई। राहेल प्लीज मजाक बंद करो, मुझे पहले ही देर हो गई है। देर तो तुम्हें हो ही चुकी है जानेमन, और मजाक ये नहीं, वह था जो मैं अब तक करता आया था। उसके लहजे में व्यंग्य था। दरवाजा खोलो, तुम मुझे यूं कैद नहीं कर सकते। मैं पूरी ताकत से चिल्लाए, कैद तो तुम हो चुकी हो, अब जरा 2-4 रोज तो हमारे पास रहो। उसने कहकहा लगा कर कहा, हमारे से क्या मतलब? मैं चौंकी, भोली लड़की, मैंने दोस्तों की दावत का इंतजाम किया है। तुम्हारे पास हुस्न का जो खजाना है, उससे तो कितने ही जरूरतमंद खुशहाल हो सकते हैं। उसकी हंसी में कमीनापन था। बंद करो बकवास, कुत्ते, धोखेबाज। मैं चीखी, फिर सिसक कर रोने लगी। राहेल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर भी मुझे यूं रुस्वा करना चाहते हो। मोहब्बत? उसने फिर कहकहा लगाया, ये किस चिड़िया का नाम है? जानेमन, हम तो हुस्न-ओ-शबाब के पुजारी हैं। अब तुम जरा पुरसुकून हो जाओ, नहा धो कर हमारे स्वागत के लिए तैयार हो लो। मैं जाकर दोस्तों को खबर कर आऊं, और सुनो, शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वीराने में तुम्हारी फरियाद सुनने कोई नहीं आएगा। फिर उसके कदमों की और मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आए। मैं खुद को शिकारियों के घेरे में घिरी हुई हिरनी महसूस कर रही थी। ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई थी कि वह अब तक मुझे बेवकूफ बना रहा था। वह मुनासिब मौके की तलाश में था, जो बेवकूफी में मैंने उसे बख्श दिया था। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी किसी तमन्ना पर पछतावा महसूस हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या मौत का फरिश्ता मुझे आ दबोचे, ताकि आने वाले हालात का सामना न करना पड़े। मगर दोनों बातें मुमकिन नहीं थीं। अपनी इज्जत खतरे में देखकर मेरे अंदर की औरत जाग उठी। मैंने फैसला कर लिया कि अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस समय मुझे खुदा की याद आई। मैं जानती थी कि उसके सिवा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था। मैंने दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ा कर अपनी हिफाजत की दुआ मांगी और उस कैद से रिहाई की सोचने लगी। बाथरूम खासा बड़ा था, उसमें बाथटब भी था। एक तरफ वॉश बेसिन था, जिसमें आगे शीशा लगा हुआ था। उसके बराबर में एक रैक था, जिस पर शैम्पू और साबुन आदि रखे थे, मगर शेविंग का सामान नहीं था, वरना मैं ब्लेड से शायद अपना गला काटकर खुदकुशी कर लेती। इस बात का मुझे कैद करने वालों को भी अंदाजा था, इसलिए उन्होंने बाथरूम से हर वह चीज हटा दी थी जिसे मैं रिहाई या खुदकुशी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। रैक स्टील का बना हुआ था, मगर दीवार में इस तरह जुड़ा हुआ था कि उसे वहां से निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बाथरूम का दरवाजा ठोस लकड़ी का था और मेरे लिए उसे तोड़ना नामुमकिन था। तब मेरी निगाह रोशनदान पर गई। फर्श से लगभग 8 फुट ऊंचा वह रोशनदान इतना चौड़ा था कि उसमें से आसानी से बाहर निकल सकती थी। उसमें शीशे के 2 पट थे, जो सिटकिनी के सहारे बंद थे, मगर असल मसला उस तक पहुंचना था। यह मुमकिन नहीं था कि मैं उछलकर वहां तक पहुंच सकूं। कोई ऐसी चीज मुहैया नहीं थी जिसके सहारे मैं ऊपर चढ़ सकती। वॉशबेसिन और बाथटब सब अपनी जगह पर फिट थे। फिर भी मैंने उछलकर रोशनदान की मुंडेर पकड़ने की कोशिश की, मगर कुछ नाकाम कोशिशों के बाद मेरा हौसला जवाब दे गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद कुछ भी करूं, उस कैदखाने से नहीं निकल सकूंगी। कुछ देर रोने के बाद मुझे अक्ल आ गई कि इस तरह आने वाली मुसीबत टल नहीं सकेगी। फिर मुझ पर जैसे जुनून छा गया। मैंने रैक से साबुन और शैम्पू की बोतल आदि उठाकर फर्श पर दे मारी। रैक को कुछ जोरदार झटके दिए, मगर वह अपनी जगह जमा रहा। फिर बेसिन को झिनझोड़ा, मगर वह भी टस से मज नहीं हुआ। आखिर मैंने टब को जोरदार ठोकर मारी और ये देखकर चौंक गई कि वह अपनी जगह से हिलकर रह गया। मैंने उसे पकड़कर झटके दिए। तब पता चला कि वह फर्श के साथ महज पाइप की मदद से जुड़ा हुआ था। पाइप शायद ढीला पड़ गया था। उस समय जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने उसे झटके देकर आखिर फर्श से अलग कर दिया। सेरामिक्स का बना हुआ वह टब 3 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा था।
बनावट में गोलाकार था। मैं उसे उसकी जगह से सरकाने लगी। अब मैं टब को लंबाई के रुख से दीवार के साथ लगाती तो खुद टब पर चढ़ना मेरे लिए मुमकिन न रहता और चौड़ाई के रुख से खड़ा करने की हालत में उसके स्लिप हो जाने का खतरा था। बहरहाल मैंने टब दीवार से लगाकर खड़ा किया, सैंडल उतारी और ऊपर चढ़ने लगी, मगर पहली ही कोशिश में टब स्लिप हो गया और मेरा घुटना दीवार से जा टकराया। वक्त रोने का नहीं था। अगर मौके के चंद लम्हे मेरे हाथ से निकल जाते तो दरिंदों से छुटकारा पाना नामुमकिन था। इस बार टब को कम तिरछा करके दीवार से टिकाया और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे कदम जमाकर ऊपर चलने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने जख्मी घुटने के कंपन पर काबू पाया। खुदा खुदा करके मेरा हाथ रोशनदान तक जा पहुंचा और उसकी मुंडेर पर हाथ जमाकर मैंने उसके पट खोले। मेरी खुशकिस्मती थी कि रोशनदान की दूसरी तरफ खासा चौड़ा छज्जा था। मैंने बाहर की मुंडेर पर अभी हाथ जमाया ही था कि उसी लम्हे टब फिर स्लिप होकर एक धमाके से गिरा। मुझे शदीद झटका लगा। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बाहें कंधों से उखड़ जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मुंडेर मेरे हाथ से न छूटने पाए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रोशनदान से गुजरकर छज्जे तक पहुंची। छज्जे का हिस्सा कॉटेज के अंदर ही था, इसलिए मैं उस पर से होती हुई पिछले हिस्से में आ गई। ये कॉटेज से बाहर था। जमीन वहां से 10-11 फुट नीचे थी, मगर मैंने हिम्मत की। पहले पांव नीचे लटकाए, फिर बाहों के बल पर छज्जे से लटक गई। मैंने आंख बंद करके छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से और किसी चोट से महफूज रही। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था और दूर कहीं कहीं मकानों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। मैंने उठकर कपड़े झाड़े। सैंडल तो अंदर ही रह गई थी, मगर दुपट्टा मेरे पास था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा और अंधाधुंध साहिल से कुछ दूर स्थित सड़क की तरफ भागी। मैं जल्दी से जल्दी उस कैदखाने से दूर निकल जाना चाहती थी। सड़क तक आते आते कितने ही नुकीले कंकड़ों ने मेरे पांव छलनी कर दिए। कितनी ही बार मैं ठोकर खाकर गिरी, मुझे कुछ पता नहीं चला। अभी सड़क पर मैंने कदम रखा ही था कि दाईं तरफ से एक तेज रोशनी मेरे करीब आकर रुक गई। फिर मैंने आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों से एक शख्स को गाड़ी से उतरकर अपनी तरफ बढ़ते देखा। वह कोई मर्द था। अंधी हैं आप, अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती। उस शख्स ने मेरे सामने आकर गुस्से से कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं कुछ दरिंदों के चंगुल से निकलकर भागी हूं। मैंने रोते हुए कहा। वह गौर से मेरा जायजा ले रहा था। रात को तन्हा भटकने वाली लड़कियों के पीछे दरिंदे लग ही जाते हैं। उसने रुखाई से कहा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह शख्स बौखला गया। मोहतरमा, खुदा के लिए चुप हो जाएं। अगर इस वक्त कोई यहां आ गया तो आपको यूं रोती हुई और आपका होलिया देखकर न जाने मेरे बारे में किस गलतफहमी में पड़ जाए। तब मैंने एक नजर खुद पर डाली। मेरे कपड़े कई जगह से फट गए थे। रेत मिट्टी से अटी हुई हालत बेहद खराब थी। मैंने जल्दी से दुपट्टे को ठीक किया। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। मैंने बिना उसकी ओर देखे उसे अपने इलाके का नाम बताया। बैठिए, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। मगर, मैंने कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, वरना मैं चलता हूं। आप किसी भरोसे वाले का इंतजार करें। वह कुछ गुस्से से बोला। मुमकिन है कि पीछे से वही बदमाश आ जाएं, जिनसे बचकर आप भागी हैं। वह सही कह रहा था। मैं डरकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह मेरे जाने पहचाने रास्ते पर सफर करती हुई मेरे इलाके में दाखिल हुई। मैं इशारे से उसे रास्ता बताती गई। मैंने अपनी गली से कुछ पहले उतरना मुनासिब समझा। मेरे उतरते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तब मुझे ख्याल आया कि अपने मोहसिन का नाम तक नहीं पूछा, यहां तक कि उसका चेहरा तक ठीक से न देख सकी थी। खुदा ने मेरी इज्जत महफूज रखी थी, मगर मैं घर वालों की पूछताछ से किसी तरह नहीं बच सकती थी। उस समय रात के 8:30 बज रहे थे और मैं कभी इतनी देर तक घर से गायब नहीं रही थी। बहरहाल हिम्मत करके घर की तरफ चल पड़ी। खुशकिस्मती से हमारी गली के सभी खंभों के बल्ब शरारती लड़कों ने तोड़ दिए थे। उस लम्हे मुझे अंधेरा बहुत गनीमत लगा कि उसने मेरे शिकस्ता वजूद को दूसरों की नजरों से आने से बचा लिया था। अम्मी जैसे दरवाजे से लगी मेरे इंतजार में थीं। हल्की सी दस्तक के जवाब में फौरन दरवाजा खोल दिया। उनके चेहरे पर परेशानी जैसे जमकर रह गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। इत्तेफाक से बाकी सब घर वाले टीवी लाउंज में बैठे प्रोग्राम देख रहे थे। मैं फौरी तौर पर अब्बू और भाइयों की नजरों में गिरने से बच गई थी। अम्मी एक शब्द बोले बगैर मुझे अंदर कमरे में ले गईं और दरवाजा बंद करके दांत पीसती हुई धीरे से बोली, कहां से आ रही है कमीनी? जवाब में मैंने हिचकियों के बीच पूरी कहानी सुनाई। चुप कर जा जलील, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा। मैंने तेरे बाप भाइयों से यह बात छिपाई है।
और तू टैसुबे बहाकर उन्हें बताने जा रही है। जा, दफा हो जा, अपना हुलिया ठीक कर। मैंने गुस्लखाने में जाकर नहाया और साफ सुथरा जोड़ा पहन लिया। रात सब के सोने के बाद अम्मी मरहम लेकर मुझे लगाने लगी। तब मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। मैंने माफी मांगी तो वह दबी आवाज में बोली, बेटी, माँ तो औलाद की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है, मगर तूने मेरा एतबार खो दिया है। उनकी बात तल्ख सही लेकिन सच थी। मैंने जान निसार करने वाले माँ बाप की मोहब्बत को नजरअंदाज करके और एक बेहद गंदे शख्स पर एतबार करके उन्हें धोखा दिया था। मुझे पता था कि अम्मी अब मुझ पर एतबार नहीं करेगी, इसलिए कॉलेज जाने का ख्याल तो मैं दिल से निकाल ही चुकी थी। इसके अलावा भी मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। राहेल के साथ संबंध उस दिन से खत्म हो गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि राहेल के पास मेरा कोई खत या तस्वीर नहीं थी, वरना उस जैसे कमीने का कोई भरोसा नहीं था कि वह मुझे ब्लैकमेल न करता। अब सारा दिन बोरियत से बचने के लिए मैं घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने लगी। इसके अलावा कोर्स की किताबें मंगवा कर सेकेंड ईयर के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी मेरे इस बदलाव से बहुत खुश थीं। वह मुझे सारे घरेलू मामलों में माहिर करना चाहती थीं। हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करती रहती। मैं भी मेहनत कर रही थी। मैंने इंटर का इम्तिहान आसानी से पास कर लिया। अम्मी मुझे इम्तिहान दिलाने ले जाया करती थीं। 1 साल गुजरने के बावजूद अम्मी की बेअदबारी पहले दिन की ही तरह कायम रही। उनकी आंखों में लहराते शक के नाग जैसे हर लम्हे मुझे डसते रहते थे। अब वह बड़ी सरगर्मी से मेरे लिए आए हुए रिश्तों की छानबीन में लगी थी। मुझे मर्द के नाम से वहशत होती थी, मगर मैं अम्मी के आगे मजबूर थी। उन्हीं रिश्तों में सुल्तान अहमद का रिश्ता भी था। वह हुकूमत में एक अच्छे ओहदे पर लगे हुए थे, खानदानी थे और हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। मतलब ये कि वह हर दृष्टि से मेरे लिए मुनासिब थे। अम्मी ने अब्बू और बहनों की रजामंदी पाकर सुल्तान अहमद के घर वालों को हाँ कर दी। मेरी ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। अम्मी को भी कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने अच्छी खासी तैयारी पहले ही कर रखी थी। तारीख तय होते ही घर में चहल पहल शुरू हो गई। एक दिन बड़ी आपा ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, दुल्हे मियाँ की तस्वीर देख ले, बाद में हमसे कुछ न कहना। मैंने लिफाफा लेकर बेजारी से एक तरफ डाल दिया कि देख लूंगी। अब जब शादी में चंद रोज बाकी रह गए तो मुझे दूल्हे की तस्वीर दिखाने का ख्याल आ रहा था। अपनी इस बेकदरी पर मैं खून के आंसू बहा कर रह गई। कहाँ वह कि मेरी छोटी सी छोटी चीज भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं पसंद की जाती थी। कहाँ ये सितम की जिंदगी भर का साथी बगैर मुझसे पूछे मेरी मर्जी जाने चुन लिया गया था। अपनी इस हद तक बेकदरी की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद होती थी। आखिर मेरी जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसकी तमन्ना हर लड़की के दिल में अंगड़ाइयां लेती रहती है, मगर मैं उस दिन के हर सपने से पहले ही बेहिस हो चुकी थी। मेरे बेजान से जिस्म को एक मूरत की तरह सजाकर सुल्तान अहमद के पहलू में ला बैठाया गया। इससे पहले अम्मी की बात मेरे दिल में फांस की तरह गड़ गई। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार बनकर रहूं। सुल्तान अहमद का घराना पॉश कॉलोनी सोसाइटी के एक बड़े से बंगले में रहता था। सुहाग का कमरा बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। उसी सजे हुए कमरे में उस शख्स का इंतजार कर रही थी जिसे मेरा मालिक बना दिया गया था। दिल की धड़कनों में कोई सनसनी नहीं थी, फिर भी जैसे ही दरवाजे पर आहट हुई मेरे अंदर जमी बर्फ पिघलने लगी। एक नई भावना अंगड़ाई लेकर जागने लगी जो शायद निकाह के 2 बोलों का असर था। वह मेरे सामने बैठते हुए बोले, क्या आप यकीन करेंगी कि मैंने आपकी तस्वीर भी नहीं देखी है। ये सब मेरी बहनों की शरारत है। वे मुझे सरप्राइज देना चाहती थीं। उनका कहना था कि आप ख्वाबों की शहजादियों से भी ज्यादा हसीन हैं और यह मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरा नसीब हैं। ये कहते कहते वह मेरे करीब झुकाए, क्यों ना हम तस्दीक कर ले, इसी बहाने मुंह दिखाई भी हो जाएगी। उन्होंने अचानक घूंघट उलट दिया। मैं उनका चेहरा न देख सकी, मगर वह एक झटके से मुझसे दूर हो गए। थोड़ी देर तक वह बेचैनी से कमरे में टहलते रहे, फिर सर्द सी आवाज में बोले, आप चाहें तो आराम फरमाएं। ये कहकर उन्होंने तकिया उठाया और करीब पड़े सोफे पर लेट गए। मैं ड्रेसिंग टेबल के आईने में जेवर उतारते हुए खुद को देख रही थी कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी जो वह अचानक यूं मुझसे बेजार हो गए। जब मैं लिबास बदलकर पास आए तो वह लेटे थे, शायद सो गए थे, मगर मुझे अभी सारी रात अपनी बदनसीबी का मातम करना था। उस दिन के बाद मैंने कभी सुल्तान अहमद के रवैये में अपने लिए मोहब्बत महसूस नहीं की। उन्होंने मेरे वे सभी हक अदा किए जो एक पति पर लाजिम हो सकते हैं, सिवाय उस चाहत के बीवी अपने पति से जिसकी तलबगार होती है। मैं शायद सारी उम्र इस बात से बेखबर रहती कि सुल्तान अहमद के इस रवैये की वजह क्या है, अगर उनको हार्ट अटैक न होता।
ये हमारी शादी की 22वीं सालगिरह थी। मेहमानों के रुखसत होने के बाद अचानक उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की और फिर देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वह दरमियाने दर्जे का हार्ट अटैक था। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर करार देकर उन्हें एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया। इन 3 दिनों में मेरी हालत दीवानी जैसी हो गई थी। मैं हर लम्हे उनके बेड से लगी रहती थी। इस सारे वक्त एक लम्हे के लिए सो न सकी थी। रात के किसी पहर उन्होंने पानी मांगा। मैंने जल्दी से पानी गिलास में निकाल कर उन्हें दिया। उन्होंने पानी पीकर गिलास मुझे थमाया और बड़ी कमजोर सी आवाज में बोले, गोल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने उनके सीने पर हौले से हाथ रखा। ये सब मेरा फर्ज है। आपकी खिदमत तो मेरे लिए इबादत का दर्जा रखती है। मेरा लहजा शिकायती हो गया। मैं जानता हूं, उन्होंने कहा, इसीलिए तो शर्मिंदा हूं। सारी उम्र तुम्हें सच्ची खुशी न दे सका। मेरी बात सुनो, कुछ कहो मत। ये हकीकत है कि मैंने सारी उम्र तुम्हें सिवाय बेरुखी के और कुछ नहीं दिया, मगर मैं मजबूर था। जब से तुम्हें देखा मैं एक आग में जल रहा था जो मुझे अंदर ही अंदर भस्म किए जा रही थी। कमजोर आवाज में बोलते बोलते उनका लहजा जज्बाती हो गया, मगर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरा वजूद जैसे भूडोल के घेरे में आ गया। तुम्हें वह रात याद होगी जब तुम भयभीत और उजली उजली सी दौड़ रही थी और साहिली सड़क पर एक गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। फिर उस गाड़ी वाले ने तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाया था। मगर आपको ये सब कैसे पता चला? इसलिए कि वह शख्स मैं ही था, उन्होंने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। जब मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मत पूछो मुझ पर क्या गुजरी थी। वह ख्याल बार बार मुझे किसी नाग की तरह डसने लगा था कि मेरी बीवी शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करती थी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? उन्होंने मेरी आंखों में झांका और मेरी निगाहें झुक गईं। उन्होंने बात जारी रखी, मगर मैं खुद को तसल्ली दे लिया करता था कि तुमने उसका असली नफरत भरा रूप देखकर उसे अपने दिल से निकाल दिया होगा। फिर भी अपने दिल को न समझा सका। मैं तुमसे मोहब्बत न कर सका। बोलते बोलते थककर वह चुप हो गए। फिर शायद सो गए, मगर मुझे तकलीफों के एक नए भंवर में डाल दिया। उन्होंने मुझे वह सब याद दिला दिया जो मैं भूल जाना चाहती थी। बेशक वह मेरे सबसे बड़े मोहसिन थे। पहले उन्होंने मुझे उस रात घर पहुंचाकर रुसवाई से बचाया, फिर मुझसे शादी करके मुझे इज्जत बख्शी। फिर भी वह सब ख्वाब सा था। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।